गुड मॉर्निंग बच्चों, आशा करता हूँ आप अपने घर पे होंगे, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हमारा टॉपिक है उदारवादियों की क्रांति। 1848 में उदारवादियों के द्वारा एक क्रांति की गई थी और उसी टॉपिक पे आज हम चर्चा करेंगे। जैसा कि पिछले टॉपिक में हम पढ़ चुके हैं, भूख, कठिनाइयाँ और जन विद्रोह। तो आज का टॉपिक है हमारा 1848 उदारवादियों की क्रांति। प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप अपने घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे, लेकिन जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं उनके लिए मैं एक बात कहना चाहूँगा। किसी शायर ने कहा है कि हम रोज़ नशे में होते हैं और रात गुजर जाती है। हम रोज़ नशे में होते हैं और रात गुजर जाती है। एक रात नशे में थी और हम गुजर गए। कहने का भाव शायर का कुछ और हो, लेकिन मेरा अपना कहने का जो भाव है, इसका जो मतलब मेरे विचारधारा से है वो ये है कि आज आप नशे में हैं और आप अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं, आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। एक समय ऐसा आएगा कि जब आप पढ़ना तो चाहेंगे लेकिन समय नहीं मिलेगा, यानी रात गुजर जाएगी, रात नशे में होगी और आप गुजर जाएंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपके पास जो भी समय है वह अपने इस कोरोना कालखंड में जो भी आपके पास समय बच रहा है वो पढ़ने में लगाएं, क्योंकि समय बड़ा कीमती होता है। किसी ने कहा है कि जो समय को नष्ट करता है समय उसे नष्ट कर देता है। और आपके लिए एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि जब कोई ज्ञान देने वाला मिले तो अर्जुन बन जाइए, और जब ज्ञान देने वाला न मिले तो एकलव्य बन जाइए, अर्थात स्वयं ज्ञान को खोजने का प्रयास करिए। तो आज जैसा कि विद्यालय नहीं चल रहा है तो आपके पास कोई गुरु नहीं है, जो भी गुरु हैं वो केवल ऑनलाइन वीडियो है, तो आप वीडियो को देखने का प्रयास करें। अगर इसके बावजूद भी आपको ज्ञान नहीं होता है तो आप एकलव्य की तरह ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करें। तो पुनः कह रहा हूँ कि जब कोई ज्ञान देने वाला हो तो अर्जुन बन जाइए, और न देने वाला हो तो एकलव्य बन जाइए। हम रोज़ नशे में होते हैं और रात गुजर जाती है। एक रात नशे में थी और हम गुजर गए। तो ये स्थितियाँ न बने। आपके पास जो समय है, समय बहुत कीमती है, और ये जो समय आपका है ये तो आपके लिए और मूल्यवान है। ये 10 से लेकर 12 के बीच का जो ड्यूरेशन होता है ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ये आपके भविष्य की दशा और दिशा को तय करता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 1848 उदारवादियों की क्रांति। बच्चों, क्रांति कब होती है? क्रांति तब होती है कि जब किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच में भूखमरी, बेरोजगारी या किसी तरह आतंक का माहौल होता है तो क्रांति की आवश्यकता पड़ती है और क्रांति होती है। कुछ इसी प्रकार का 1848 में फ्रांस में भी हुआ। फ्रांस में 1830 में जब लुई फिलिप वहाँ के शासक बने, वहाँ के सम्राट बने, जो कि उदारवादी विचारधारा के थे। इन्होंने कुछ कार्य भी शुरू में तो अच्छे कार्य किए, कुछ सुधारात्मक कार्य शुरू में किए, लेकिन बाद में जाके इन्होंने शासन व्यवस्था को ठीक तरीके से यह नहीं चला पाए। और एक इनके द्वारा एक सबसे बड़ी गलती हुई कि 1840 में इन्होंने अपना एक प्रधानमंत्री नियुक्त किया जिसका नाम गीजो था। अब गीजो था तो बड़ा बहुत ज़्यादा प्रतिक्रियावादी, यानी वह किसी भी क्रिया के विरुद्ध तुरंत प्रतिक्रिया करने वाला था। सठे साठम समाचरित, यानी जिस भाषा में उससे बात की जाती उसी भाषा में उससे वो बात करने के लिए तैयार रहता था। वह किसी तरह के परिवर्तन को नहीं चाहता था। वो नहीं चाहता था कि कोई सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक परिवर्तन हो। उसके साथ साथ वह पूंजीवादी, जो पूंजीवादी लोग थे उनको अपने नज़दीक रखता था ताकि उसको आर्थिक लाभ मिलता रहे, राज्य को आर्थिक सहयोग मिलता रहे। तो 1830 से लेके 1848 के बीच जब लुई फिलिप का शासन चला, उस दौरान यूरोप में गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी अपने चरम सीमा पे पहुंचने लगी। लुई फिलिप इसको कंट्रोल नहीं कर पाए, इसको नियंत्रित नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि इनकी विदेश नीति भी अच्छी नहीं थी। विदेश नीति अच्छी न होने की वजह से इनके जो अगल बगल के राज्य थे या जो अगल बगल के जो साम्राज्य थे या सम्राट थे, उनसे इनके संबंध अच्छे नहीं थे, जिसकी वजह से इनकी विदेश नीति भी फेल कर गई। अब जब विदेश नीति फेल की तो वहाँ पे भूखमरी, बेरोजगारी और गरीबी बढ़ने लगे।
अब इस दौरान वहाँ पे किसान और मजदूरों के द्वारा विद्रोह शुरू कर दिया गया, लेकिन उसी के समानांतर, ठीक उसी के समानांतर जो पढ़े लिखे लोगों का एक मध्य वर्ग था, उन्होंने भी एक क्रांति छेड़ दी। अब जब वहाँ पे एक क्रांति छेड़ दी, फरवरी 1848 को एक ऐसी घटना हुई जिसकी वजह से वहाँ के तत्कालीन राजा लुई फिलिप, जो कि इंग्लैंड की तरफ पलायन कर गए, उन्होंने गद्दी को छोड़ दिया और वह इंग्लैंड को पलायन कर गए। लेकिन ठीक उसी समय वहाँ की जो नेशनल असेंबली थी उसने गणतंत्र की घोषणा कर दी, यानी पूर्ण रूप से फ्रांस क्या हो गया, एक गणतांत्रिक देश बन गया, एक रिपब्लिक बन गया। और साथ ही साथ उन्होंने 21 वर्ष से ऊपर के जितने भी पुरुष थे उनको सार्वत्रिक मताधिकार, यानी सारे पुरुषों को मताधिकार का अधिकार दे दिया। अब इसको देखते हुए यूरोप के अन्य भागों में, जहाँ पर आज भी उस समय भी तत्कालीन समय तक राष्ट्र राज्य की स्थापना नहीं हुई थी, जैसे जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य, वहाँ के जो उदारवादी मध्यवर्ग थे, वहाँ उदारवादी मध्यवर्ग के जो स्त्री पुरुष थे, उन्होंने संविधानवाद की मांग को राष्ट्रीय एकीकरण की मांग से जोड़ दिया। यानी संविधानवाद क्या, यानी संविधान बनाने का विचार, यानी अपना खुद का एक नियम कानून बनाने का विचार, एक संविधान बनाने का विचार जो था, इस विचार को उन्होंने राष्ट्रीय एकीकरण, यानी जो छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था इटली, जर्मनी, पोलैंड या ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य, इसको एक राष्ट्र के रूप में लाने के लिए उन्होंने संविधानवाद की मांग रख दी। अब इसकी वजह से उन्होंने जो लोगों के बीच में जो बढ़ता जन आक्रोश था, लोगों के बीच में जो जन असंतोष बढ़ रहा था, उसका फायदा उदारवादियों ने उठाया और एक राष्ट्र राज्य के निर्माण की मांग को आगे बढ़ाया। अब ये राष्ट्र राज्य क्या होता है? ये राष्ट्र राज्य यानी समान भाषा, समान धर्म, समान नस्ल के लोग, समान संस्कृति के लोग जब मिलकर एक राष्ट्र का निर्माण करते हैं तो वह राष्ट्र राज्य कहलाता है। ठीक, तो उन्होंने क्या किया कि संविधानवाद की मांग को राष्ट्रीय एकीकरण के साथ जोड़ा और जो असंतोष लोगों के बीच में था सरकार के प्रति, राजा के प्रति जो लोगों में असंतोष था, उसका फायदा उठाया उदारवादी मध्य वर्गों ने और एक राष्ट्र राज्य के निर्माण की मांग को आगे बढ़ाया। अब इनके द्वारा जो राष्ट्र राज्य की मांग थी, इसके अंतर्गत वो क्या चाहते थे? वो एक संविधान चाहते थे, प्रेस की स्वतंत्रता चाहते थे और संगठन बनाने की आज़ादी चाहते थे। जैसे संसदीय सिद्धांतों पर ये चीज़ें आधारित होती हैं, यानी संसद के द्वारा ये चीज़ें प्रदान की जाती हैं। किसी भी देश की अगर संसद है तो वो बेसिकली इन चीज़ों को लागू करती है, यानी संविधान बनाती है, प्रेस की स्वतंत्रता को लागू करती है और संगठन बनाने की आज़ादी देती है। जैसे अपने भारत में भी है, आर्टिकल 19A के अंतर्गत विचारों की अभिव्यक्ति है, यानी प्रेस की स्वतंत्रता है और आपको संगठन बनाने का अधिकार भी प्राप्त है। चलिए, अब इसी कालक्रम में जब ये सारी घटनाएं फ्रांस में हो रही थी तो उसी समय जर्मनी के इलाकों में एक बड़ी संख्या में जो राजनीतिक संगठन थे, उन्होंने जर्मनी के एक शहर फ्रैंकफर्ट शहर में एक सेंट पॉल चर्च है, जिसमें सभी राजनीतिक संगठनों ने, जर्मनी के सभी राजनीतिक संगठनों ने एक असेंबली, नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान का फैसला किया और उसी क्रम में 18 मई 1848 को 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने सेंट पॉल चर्च में एक जुलूस के माध्यम से पहुंचकर फ्रैंकफर्ट संसद आयोजित किया। अब यह संसद जो था यह सेंट पॉल चर्च में आयोजित हुआ। सेंट पॉल चर्च कहाँ है? फ्रैंकफर्ट शहर में है। अब आपको 18 मई 1848 याद रखना है। निर्वाचित सदस्य हुए ये भी आपको याद रखना है। सेंट पॉल चर्च कहाँ है? यह फ्रैंकफर्ट शहर में है। अब ये सारी घटनाएं जब हुई तो उन्होंने एक जर्मन राष्ट्र के लिए संविधान के प्रारूप को तैयार किया, यानी वह जो फ्रैंकफर्ट संसद सेंट पॉल चर्च में आयोजित की गई थी, जिसमें 831 निर्वाचित सदस्य थे, उन्होंने एक संविधान का प्रारूप तैयार किया और उस प्रारूप के अंतर्गत उन्होंने एक राष्ट्र की मांग की और उस राष्ट्र की अध्यक्षता के लिए उन्होंने एक ऐसे राजा को चुना
एक ऐसे राजा को चुना कि जो संसद के अधीन रहकर कार्य करेगा। वह राजा था प्रसा का फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ। अब फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ को इन्होंने अपना राष्ट्राध्यक्ष घोषित तो किया, लेकिन फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ ने इस जो प्रस्ताव था इसको अस्वीकार कर दिया। उसको कहीं न कहीं ऑस्ट्रिया के शासकों से डर था। अब सभी लोग तो इस नेशनल असेंबली के पक्ष में थे नहीं। जो नेशनल असेंबली के विरोधी, नेशनल असेंबली के जो निर्वाचित सभा थी उसके जो विरोधी राजा थे, उसके डर से फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ ने राजा बनने से यानी अध्यक्ष बनने से साफ साफ मना कर दिया। अब ये जो फ्रैंकफर्ट संसद थी, इसमें जो चुने हुए लोग थे वह मध्य वर्ग से ज़्यादा थे। उसमें उस संसद में मध्य वर्गों का प्रभाव अधिक था। अब मध्य वर्गों का जो प्रभाव अधिक था तो यह कुलीन वर्ग और सेना का विरोध कर रहे थे। एक तरफ तो ये कुलीन वर्ग और सेना का विरोध कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ इन्होंने मजदूरों और कारीगरों की मांगों को क्या किया, समाप्त कर दिया, उनका विरोध किया, उनकी मांगों को नहीं माना। जिसकी वजह से जो मजदूरों और कारीगरों का समर्थन शुरू में उदारवादियों को प्राप्त था वह बाद में समाप्त हो गया। यानी जो यह नेशनल असेंबली चुनी गई थी इसका कहीं ना कहीं सामाजिक आधार क्या हुआ, कमजोर हो गया। अब जब इसका सामाजिक आधार कमजोर हुआ तो सेना आई और सेना ने उस नेशनल असेंबली को भंग होने पर मजबूर कर दिया। इस प्रकार जर्मन के एकीकरण की जो प्रक्रिया बनाई गई थी वह क्या हुई, समाप्त हो गई। अब उदारवादी आंदोलनों के अंदर जो ये उदारवादी आंदोलन चल रहे थे, इन उदारवादी आंदोलनों के अंदर महिलाओं को राजनीतिक अधिकार प्रदान किया जाए या न किया जाए, यह एक विवाद का विषय बन चुका था। इसी विवाद की वजह से जो आंदोलन में वर्षों में बड़ी संख्या में जो ये आंदोलन हो रहे थे, वर्षों से बड़ी संख्या में जो महिलाएं सक्रिय रूप से भागीदारी ले रही थीं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको राजनैतिक अधिकार प्राप्त नहीं हुआ। राजनीतिक अधिकार अर्थात मत देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, यह अधिकार उदारवादी आंदोलनों में सक्रिय भूमिका लेने के बावजूद भी महिलाओं को प्राप्त नहीं हो पा रहा था, नहीं हुआ। अब जब नेशनल असेंबली का चुनाव हुआ, नेशनल असेंबली का जब चुनाव हुआ तो उसमें महिलाओं को मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं हुआ। यानी उन्हें न मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ, न चुनाव लड़ने का अधिकार प्राप्त हुआ। और जब सेंट पॉल चर्च में फ्रैंकफर्ट संसद की सभा आयोजित की गई, तब महिलाओं को केवल प्रेक्षक के रूप में दर्शक दीर्घा में खड़े होने का केवल अधिकार दिया गया। यानी दर्शक के रूप में वो संसद की कार्रवाई को देख सकती थी। ये घटनाएं चलती रहीं। हालांकि 1848 में रूढ़िवादी ताकतों ने उदारवादी आंदोलनों को पूर्ण रूप से समाप्त करने में इनको कामयाबी तो मिली, किंतु ये पुरानी व्यवस्था को पूर्ण रूप से लागू नहीं कर पाए। कहीं ना कहीं इनको ये लगा, रूढ़िवादी ताकतों को लगा, रूढ़िवादी विचारधारा के राजाओं को लगा कि हम उदारवादी राष्ट्रवादी क्रांतिकारियों को बिना रियायतें दिए, बिना उनके कुछ मांगों को माने बिना हम अपना शासन नहीं चला सकते हैं। इसलिए उन्होंने कुछ परिवर्तन किए, जिसके जरिए उन्होंने वहाँ क्रांति को दबाया और जो दमन चक्र चल रहा था उसको समाप्त किया। भाई क्रांति जब भी होगी तो कुछ ना कुछ दमन होगा ही, क्रांति करने वालों का दमन होगा। यानी क्रांति जब होगी तो दमन होगा, एक आतंक का माहौल होगा। तो वहाँ पे क्या हुआ कि कुछ क्रांतिकारियों, जो उदारवादी क्रांतिकारी थे, उनको रियायत देने का प्रयास किया गया। इसी क्रम में 1848 के बाद के वर्षों में मध्य और पूर्वी यूरोप के जो निरंकुश राजशाही थी, जो निरंकुश राजा थे, उन्होंने कुछ परिवर्तन प्रारंभ किए। अब वो परिवर्तन क्या थे? जैसे भूदासत्व की समाप्ति, बंधुआ मजदूरी की समाप्ति। हालांकि ये चीज़ें 1815 में पश्चिमी यूरोप में 1815 में पश्चिमी यूरोप में पहले से ही लागू थी। 1815 के बाद ही वहाँ पे भूदासत्व और बंधुआ मजदूरी को समाप्त किया जा चुका था, जो कि अब 1848 के बाद मध्य और पूर्वी यूरोप के निरंकुश राजाओं के द्वारा किया जा रहा था। इसी क्रम में जो हैब्सबर्ग अधिकार वाले क्षेत्र थे, जैसे ऑस्ट्रिया और हंगरी, इसमें और जो रूस में
भी भूदासत्व और बंधुआ मजदूरी को समाप्त कर दिया गया। अब हैब्सबर्ग शासकों ने हंगरी के लोगों को कुछ ज़्यादा ही स्वायत्तता प्रदान की, कुछ ज़्यादा ही आज़ादी प्रदान की। हालांकि इससे जो हंगरी के मूल निवासी थे, अधिवासी थे, जो 90% थे, जिनको मैग्यार कहा जाता है, उनके प्रभुत्व का रास्ता साफ हो गया। लेकिन अब महिलाएं जो उदारवादी क्रांतिकारी आंदोलनों में सक्रिय रूप से भाग ले रही थीं, उनके लिए स्वतंत्रता और समानता का क्या अर्थ होता है, इस बारे में भी हम थोड़ा चर्चा कर लें। उदारवादी राजनीतिज्ञ फ्रैंकफर्ट संसद के एक निर्वाचित सदस्य भी थे। इन्होंने महिलाओं के लिए स्वतंत्रता और समानता का क्या अर्थ होता है उसके बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं। इनके द्वारा कि प्रकृति ने महिला और पुरुष को अलग अलग कार्यों के लिए बनाया है। पुरुष चूंकि ताकतवर होता है, निर्भीक होता है, इसलिए उसका कार्य क्या है? उसका कार्य है परिवार की रक्षा करना, धन का अर्जन करना, उत्पादन करना, यानी बाहर की व्यवस्था देखने का कार्य यह पुरुषों का है। महिलाएं चूंकि शारीरिक रूप से कमजोर होती हैं, थोड़ा डरती हैं, दब्बू किस्म की होती हैं, इनको पुरुषों से सुरक्षा की आवश्यकता होती है, इसलिए इनका कार्य है घर के अंदर रह के घर के कार्यों को देखना। तो ये विचार जो था ये उदारवादी राजनीतिज्ञ कार्ल वेलकर जी का था, जो कि खुद फ्रैंकफर्ट संसद में एक निर्वाचित सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे। चलिए, लेकिन एक दूसरा नाम भी आता है, लुइसे ऑटो पीटर्स। लुइसे ऑटो पीटर्स एक राजनीतिक कार्यकर्ता थी और इन्होंने खुद अपना एक अखबार भी निकाला था और यह एक नारीवादी समूह, नारीवादी विचारधारा की थी। इन्होंने अपना एक विचार दिया कि पुरुष स्वतंत्र है, पुरुष पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, लेकिन स्वतंत्रता तो अविभाज्य है, स्वतंत्रता को बांटा नहीं जा सकता है। पुरुष स्वतंत्र होते हुए भी जो आधी आबादी है, आधी आबादी पुरुषों की जो स्वतंत्र है, आधी आबादी महिलाओं की जो परतंत्र है, यानी पुरुष स्वतंत्र होते हुए भी कहीं न कहीं परतंत्रता से घिरा हुआ है, यानी कहीं न कहीं वह पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है। इसी क्रम में 25 जून 1850 को एक अनाम पाठक ने उसी अखबार में एक लेख लिखा कि मूर्ख मवेशी पालक को, एक मूर्ख मवेशी पालक यानी एक मूर्ख गरेड़िया जो बकरी चराता है और भेड़ चराता है, उसको मत देने का अधिकार प्राप्त हो गया। लेकिन वहीं पर मत देने का अधिकार उसको प्राप्त हो गया, क्यों? क्योंकि वह पुरुष है। वहीं पे एक पढ़ी लिखी शिक्षित महिला, एक उद्यमी महिला, एक ऐसी महिला जो खुद निजी संपत्ति की मालिक है, उसको मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं है। क्यों? क्योंकि वह एक महिला है। यह अन्यायपूर्ण है। तो बच्चों, एक शब्द और आता है इसमें, नारीवाद क्या होता है? एक ऐसा समूह जो स्त्री पुरुष में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सोच के साथ समानता की बात करता है, यानी महिलाओं के हितों की बात करता है, महिलाओं के बोध की बात करता है, वह नारीवादी विचारधारा कहलाती है। तो बच्चों, आज के टॉपिक में आज की वीडियो में हमने पढ़ा कि 1848 की उदारवादियों की क्रांति। अगला वीडियो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मैं अपनी बात अंत में फिर कहने जा रहा हूँ कि हम रोज़ नशे में होते हैं और रात गुजर जाती है, एक रात नशे में थी, हम गुजर गए। ये स्थिति न बने। आप समय की कीमत को पहचानें और आपके पास जो भी समय है उसमें से थोड़ा समय निकाल के आप वीडियो देखते रहें, नोट्स बनाते रहें, पढ़ते रहें, क्योंकि यह समय आपके लिए अमूल्य है। आने वाले दिनों में यही समय आपके भविष्य की दिशा और दशा को तय करेगी। धन्यवाद।